विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी श्रेष्ठतम हिंदी क्लासेस में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ संख्या अध्याय संख्या 5 नागार्जुन। नागार्जुन के व्यक्ति परिचय के बारे में, कवि परिचय के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लें। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं हम उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में तो यहाँ बताया गया है आपके प्रारंभ में ही, पाठ के प्रारंभ में ही। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। आगे नागार्जुन की जो रचनावली है, संपूर्ण उनका कृतित्व है, वह नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मैं अपनी मातृभाषा मैथिली में ये यात्री उपनाम से काव्य रचना करते थे और मैथिली भाषा में काव्य रचना करने पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नागार्जुन बच्चों छायावादोत्तर काल के यानी प्रगतिवादी काल के कवि हैं और नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर काल के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी काव्य रचना की है, यानी छंदों से भी काव्य रचना की है और मुक्त छंद में भी उन्होंने काव्य रचना की है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित इनकी 2 कविताएं हैं। प्रथम कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान का बच्चों तात्पर्य होता है दांतों वाली मुस्कान। इस कविता में एक नन्हे शिशु जो 6 से 8 माह का शिशु है, जिसके अभी अभी दांत आए हैं, तो उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, उसका बड़ा मनमोहक वर्णन नागार्जुन ने किया है। इस कविता में वात्सल्य रस और प्रकृति का बड़ा ही आकर्षक व मनमोहक वर्णन किया गया है। जब शिशु अपने नए नए दांतों से मुस्कुराता है तो उस क्षण के वात्सल्य व ममत्व का वर्णन, जो एक पिता के हृदय में भाव उठते हैं, उनका वर्णन बड़ी ही सहज व सरल भाषा में किया गया है। उस शिशु के पिता के जो इस कविता में भाव दिखाए गए हैं, उन भावों के साथ सामान्य जन भी अपने हृदय के भावों को बड़ी सरलता व आत्मीयता के साथ जोड़ सकता है, जो कि इस कविता की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी कविता का अध्ययन। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। पिता अपने शिशु से जब प्रथम बार भेंट होती है, इस कविता में पिता जो है बच्चों प्रवासी है। प्रवासी किसे कहते हैं? जो किसी कार्य से बाहर गए हुए हों, परदेश गए हुए हों, विदेश गए हुए हों, उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो काफ़ी समय के बाद में पिता घर पे आए हैं और प्रथम बार उनकी और अपने शिशु से भेंट होती है। तो जब वो प्रथम बार अपने बालक को, शिशु को देखते हैं, तब एक पिता के भावों की अभिव्यक्ति है यहाँ पर कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कि हे बालक, हे मेरे शिशु, तुम्हारी यह जो मुस्कान है वह इतनी मोहक और सुंदर है कि यह एक बार तो मृत व्यक्ति में भी पुनः उसको भी जीवन दान दे सकती है, उसको भी पुनः प्राण दे सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, बालक का वर्णन 6 से 8 महीने के बालक के ही बच्चों दांत आने शुरू होते हैं छोटे छोटे, तो वही हम समझ सकते हैं कि इतने माह का बालक चलने फिरने, घुटनों के बल चलने लगता है। तो वही वर्णन है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, गात यानी शरीर,
छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को देखकर मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तालाब को छोड़कर जलजात कमल मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हों। यहाँ पे कवि पिता के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान इतनी मनमोहक है कि इसको देखने भर मात्र से मृत व्यक्ति में भी पुनः जान आ सकती है, उसको पुनः प्राणदान मिल सकता है। और तुम्हारा यह धूल से सना हुआ शरीर, इसको देख करके ऐसा लगता है मानो आज मेरी झोंपड़ी में तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में कमल खिल रहे हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का मतलब होता है स्पर्श। तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर ही मुझे ऐसा लगता है कि कठोर से पत्थर, कितना पाषाण यानी पत्थर, पत्थर जैसी कठोर वस्तु भी पिघल करके जल बन गई होगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में यदि वह कठोर स्वभाव का हो, उसके भाव कठोरता के हों, वो भी यदि एक बार शिशु की इस मुस्कुराहट को देख ले, इस मुस्कान को देख ले, तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठेगा, उसका मन भी पिघल जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। अब पिता ने जब अपने उस शिशु को स्पर्श किया, उसको प्रथम बार अपनी गोद में लिया, तब के भावों का यहाँ पे वर्णन है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शिशु का प्रेम रूपी स्पर्श इतना कोमल व हृदय स्पर्शी होता है कि बांस और बबूल जैसे कठोर और कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। अर्थात कठोर व्यक्ति का हृदय भी कोमल हो जाए। यही इन पंक्तियों का मूल भाव है कि जब मैंने तुम्हारा स्पर्श किया तो मुझे शेफालिका कहते हैं बच्चों हरसिंगार का और पारिजात का एक फूल होता है, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं या पारिजात का फूल भी कहते हैं। ये मात्र रात्रि को खिलता है, सुबह इसके जो फूल है अपने आप नीचे गिर जाते हैं। तो वही कहा है कवि ने यहाँ पर कि चाहे बांस या बबूल जो कठोरता के परिचायक है, इतना कठोर हृदय भी यदि किसी मनुष्य का होगा, वो भी यदि एक बार शिशु का, इस बालक का, छोटे बालक को स्पर्श मात्र कर ले तो उसके मन के भाव भी शेफालिका के फूल के भांति हो जाते हैं। अर्थात उसका कठोर से कठोर हृदय भी द्रवित हो जाता है, कोमल हो जाता है। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। चूंकि कविता में बताया गया है कि पिता जो है प्रवासी हैं, बहुत समय बाद में प्रथम बार उनकी अपने शिशु से भेंट हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तो मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, टकटकी लगा करके देखना, किसी को एक नज़र से देखे ही जाना। तो वो पिता जो है, वो बालक जब उन्होंने गोद में उस बालक को लिया, शिशु को लिया, तो वो अपने पिता की तरफ देखे जा रहा है। तो यहाँ पे पिता कह रहे हैं कि तुम तो मुझे नहीं पहचानते हो, इसीलिए तुम अब मुझे लगातार देखते ही रहोगे। तो वो कह रहे कि तुम थक गए होंगे, मुझे ऐसे लगातार देखते देखते तुम्हारी आंखें थक गई होंगी, तुम थक गए होंगे, तो आंख लूँ मैं फिर। तो पिता उसका क्या निराकरण निकालते हैं कि ऐसे करता हूँ भी, तुम तो मुझे लगातार देखते ही रहोगे टकटकी मार के, तो ऐसे करते हैं मैं ही अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। अब पिता अपने मन को, उस बालक को संबोधन करके अपने हृदय को समझा रहे हैं कि क्या हुआ यदि हमारा प्रथम बार में परिचय नहीं हुआ। तो यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर कवि ने शिशु की माँ के महिमा का बखान किया है कि
यह जो क्षण आज मैं देख रहा हूँ, तुम्हें स्पर्श करने का, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान देखने का, इन सब का माध्यम तुम्हारी माता ही है, तुम्हारी जननी ही है। यदि वो नहीं होती, तुम्हारी माता नहीं होती, तो ये सुखद क्षण जो इस समय मैं देख रहा हूँ, जिनको देख करके मैं आनंदित हो रहा हूँ, प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, वो न मैं कभी देख पाता, न मैं उन भावों को जान पाता। मुझे उन भावों का परिचय कराने का एकमात्र माध्यम तुम्हारी माता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दांतों वाली मुस्कुराहट बड़ी ही मनमोहक है। धन्य तुम। आप पुत्र को कह रहे हैं पिता कि तुम भी धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माता भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं ही, चिर यानी बहुत लंबे समय से, प्रवासी यानी जो विदेश में रहता है, मैं ही बहुत समय से बाहर रह रहा हूँ। व्यवसाय के चक्कर में, व्यवसाय के लिए रोजगार की तलाश में बहुत से ऐसे पिता हैं जो बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे उन पिता के भावों की भी अभिव्यक्ति कवि ने कर दी है कि मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं तो बहुत लंबे समय से बाहर ही रहा हूँ, तो मैं इतर, मैं तो तुम्हारे लिए, इतर का मतलब होता है दूसरा, मैं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा हो गया। भाई प्रथम परिचय तो बालक का यहाँ पे किससे है? अपनी माता से है। तो पिता अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई पराया ही हो गया, मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए फिलहाल, क्योंकि प्रथम परिचय है हमारा, तो तुम अभी तक मुझे अपरिचित ही समझोगे। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब जिन क्षणों को पिता अपने संतान के साथ भोग ना सके, जिनको वो देख ना सके, जिस आनंद का बच्चा 6-8 महीने का हो गया है, उस समय का जो 6 से लेके 8 महीने तक का, 1 से लेके 8 या 6 महीने तक का जो समय है, वो समय पिता ने बच्चे के साथ नहीं बिताया है, तो उस समय को नहीं बिताने का दुख भी उस पिता को है। तो वो कह रहे हैं कि इस अतिथि से, मैं तो मेहमान स्वरूप ही तो आया हूँ यहाँ पे, तो अपने आप को अतिथि कह के संबोधन कर रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मुझ अतिथि से तो तुम्हारा, मेरे प्रिय शिशु, तुम्हारा कोई विशेष संपर्क नहीं रहा है, कोई विशेष पहचान नहीं रही है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, क्योंकि बच्चे की देखभाल का दायित्व, उसका जो भी दायित्व था वो अब तक किसने निर्वहन किया? सिर्फ बच्चे की, शिशु की माँ ने। तो पिता कह रहे हैं कि तुमने अभी तक माँ की, अपनी माता की उंगलियों से ही मधुपर्क, मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को, तो अभी तक तुमने अपनी माता की उंगलियों से ही पंचामृत चखा है, यानी तुम्हारी देखभाल अभी तक तुम्हारी माता ने ही की है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी का मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना, तुम बार बार मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार। अब जब बच्चा, शिशु अपने पिता की तरफ तिरछी नजरें करके देख रहा है, पिता भी जो है बालक की उस मुस्कान को निहार रहे हैं, तो इसी बीच में जब दोनों पिता और शिशु की आंखें मिलती हैं, आंखें चार होना मतलब प्रेम के लिए कहते हैं, प्रेम होना, तो आंखें चार होती हैं, यानी मेरी और तुम्हारी नज़रें जब मिलती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और मेरा चेहरा देख करके तुम जब मुस्कुराते हो, तो उस समय की तुम्हारी जो छवि है वह बड़ी ही छविमान लगती है, वह बड़ी ही सुंदर और सौंदर्यमान लगती है। ये थी बच्चों आपके नागार्जुन की, कवि नागार्जुन की वात्सल्य रस से भरी हुई ओतप्रोत कविता यह दंतुरित मुस्कान। सिलेबस में जो दूसरी कविता है वह है फसल। फसल कविता के विषय में हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें कवि ने जो है, नागार्जुन ने जो है ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है और कृषि संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है। कवि का मानना है कि फसल को उगाने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। फसल मात्र पानी, मिट्टी, धूप और हवा का परिणाम नहीं होती है, बल्कि इसमें किसानों के अथक परिश्रम का भी योगदान रहता है। अर्थात फसल किसान की मेहनत और अथक परिश्रम का प्रतिफल होती है। फसल
पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम का सम्मिलित प्रयास और प्रतिफल है, अर्थात प्रकृति व मानवीय प्रयासों का। जब दोनों, प्रकृति और मनुष्य का परिश्रम दोनों मिलते हैं तब फसल पैदा होती है। सरलार्थ करते हैं इसका। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब यहाँ पे फसल के बारे में बता रहे हैं कि फसल एक के नहीं, दो के नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू होता है। जब बहुत सारी नदियों का पानी एक जगह हो जाता है तो उस पानी से जो कृषि की जाती है उसका परिणाम होती है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। किसी एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति के हाथों के योगदान से जो है फसल नहीं उगती है। फसल के उगने में लाख करोड़ों लोगों की मेहनत होती है, किसानों का स्पर्श, मतलब वो फसल किस किस हाथ से गुजरती है, बोने से लेकर के उसके कटाई तक कितने हाथों ने उसको स्पर्श किया है। तो यानी एक या दो हाथों के स्पर्श की महिमा नहीं है कि फसल है लाख और करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत का परिणाम। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल जब उत्पादित होती है तो किसी एक खेत से पैदा होने वाली को हम फसल नहीं कहते हैं। फसल होती है जो बहुत बड़े स्तर पर पैदा होती है, पैदावार जिसकी की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि किसी एक या दो खेतों की नहीं है, कई हजार खेतों की मिट्टी जब एक जगह, उन मिट्टियों के जो गुण हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कहीं फसल पैदा होती है। आगे कवि स्वयं कह रहे हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, कि मेरे विचार से फसल कुछ नहीं है। मेरे विचार में फसल जो है बहुत सारी नदियों के पानी का जादू जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसका जो प्रतिफल होता है वो है फसल। कई हाथ जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कई किसानों के परिश्रम का, मेहनत का, उनके स्पर्श का, उनके हाथों के स्पर्श की जो महिमा है उसका परिणाम है फसल। भूरी, काली, संदली, अलग अलग मिट्टी के, ये मिट्टी के प्रकार हैं, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, और हर मिट्टी के अलग अलग गुण हैं। तो ये सारे गुण जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जो प्रतिफल मिलता है, उनके गुण जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि मेरे विचार में तो जैसे सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की किरणें अपना रूप परिवर्तित करके पौधे के लिए भोजन का कार्य करती हैं, तो वही है फसल। और दूसरा है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि मेरे विचार में तो हवा की जो थिरकन का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, उस हवा का सिमटा हुआ संकोच है फसल। फसल प्रकृति, कहने का तात्पर्य सार रूप में ये है कि फसल प्रकृति और मानवीय दोनों के सम्मिलित प्रयास का प्रतिफल है। ये हो गई है आपके पाठ संख्या 5 का पूरा समापन नागार्जुन का। बच्चों फिर से वही एक बार आपसे दोहरान करना चाहेंगे, आपसे एक बार बताना चाहेंगे कि यदि आप क्लासों को लाइक कर रहे हैं, आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपके आसपास के क्षेत्र में आपको लगता है कि कंटेंट बहुत उपयोगी है, यह कंटेंट सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, व्याख्याता परीक्षा, जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे हम इसके लिए क्लास संख्या 8 से लेकर के 12th तक का हम लोग पूरा सिलेबस जो है कवर करेंगे। तो अभी हमने जो है पद्य को लेकर के चल रहे हैं, फिर इसके गद्य को भी, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी सीरीज वगैरह डाली जाएगी, टेस्ट सीरीज की जाएगी, व्याकरण का किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ों से आप तब अवगत हो सकते हैं जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।